क्या बहराइच में हुई हिंसा प्री प्लान थी? क्या बहराइच दंगे में प्रशासन की भी मिली भगत थी? क्या यूपी पुलिस ने दंगाइयों को 2 घंटे के लिए खुली छूट दे दी थी? क्या दंगाइयों के टारगेट पहले से फिक्स थे? क्या इस दंगे के पीछे बीजेपी नेताओं का हाथ था? क्या चुन चुनकर मुसलमानों के घरों और दुकानों को निशाना बनाया गया? नमस्कार दोस्तों, एक स्टिंग ऑपरेशन के बाद बहराइच हिंसा को लेकर ऐसे तमाम सवाल उठ रहे हैं। बहराइच के अंदर दंगा किस तरह से किया गया और बहराइच के अंदर एक एक बड़ा खुलासा दोस्तों खुलकर आ रहा है। गुत्थी बुरी तरह से सुलझती हुई नजर आ रही है कि बहराइच के दंगे से पहले एक शख्स आया था। वो शख्स कौन था? जिस वक्त गोपाल मिश्रा मुसलमानों की छत पर चढ़ के मुसलमानों का झंडा हटा रहा था, उस वक्त वो 3 लोग कौन थे जिसने उस शख्स को इशारा किया और उसके बाद ये बवाल बढ़ गया? किसके कहने पर ये दंगा बढ़ा? दोस्तों, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं, अजित अंजुम जी। उनकी इस रिपोर्ट को आप लोग देखेंगे तो आप लोगों को एक एक नया खुलासा इस वीडियो के अंदर देखने को मिलेगा, जिसके अंदर 2 लोगों ने बड़ा खुलासा किया है कि ये सब कुछ प्री प्लानिंग था, ये सब कुछ पहले ही सुनियोजित किया जा चुका था, पहले ही टारगेट दिए जा चुके थे कि किसको टारगेट करना है, किस तरह से टारगेट करना है, कौन सी एजेंसी को जलाना है, किनके घरों पर चढ़कर उपद्रव करना है। ये सब कुछ पूरी तरह से सेट हो चुका था। इस तरह की बात एक दैनिक भास्कर की रिपोर्ट में सामने निकल कर आई है। हमारे साथ अजित अंजुम जी हैं, उनकी इस रिपोर्ट को देखिए। क्या बहराइच में हुई हिंसा प्री प्लान थी? क्या बहराइच दंगे में प्रशासन की भी मिली भगत थी? क्या यूपी पुलिस ने दंगाइयों को 2 घंटे के लिए खुली छूट दे दी थी? बताइए। क्या दंगाइयों के टारगेट पहले से फिक्स थे? क्या इस दंगे के पीछे बीजेपी नेताओं का हाथ था? क्या चुन चुनकर मुसलमानों के घरों और दुकानों को निशाना बनाया गया? नमस्कार दोस्तों, एक स्टिंग ऑपरेशन के बाद बहराइच हिंसा को लेकर ऐसे तमाम सवाल उठ रहे हैं। इस स्टिंग ऑपरेशन में हुए खुलासे के मुताबिक दंगाइयों को सब पता था किसकी दुकान जलानी है, गाड़ी के किस शोरूम में आग लगानी है, किस शोरूम का असली मालिक मुसलमान है, किस घर में तांडव मचाना है, किस अस्पताल को तहस नहस करना है, किस दुकान मकान या अस्पताल का रिश्ता किसी मुसलमान से है। मानो जैसे हिंसक भीड़ को टारगेट की एक लिस्ट थमा दी गई थी। एक स्टिंग ऑपरेशन के जरिए यह खुलासा किया गया है दैनिक भास्कर की तरफ। दैनिक भास्कर की पड़ताल में पता चला कि पहली बार हिंसा वाले इलाके में पुलिस फोर्स की कमी थी, पीएससी भी नहीं थी, मजिस्ट्रेट की भी तैनाती नहीं थी। हिंसा में जिस रामगोपाल मिश्रा की हत्या हुई, उसके पीछे की कहानी क्या है? आखिर क्यों रामगोपाल मिश्रा अब्दुल के घर में ही हरा झंडा हटाकर भगवा लगाने पहुंचा? इन सब बातों का दैनिक भास्कर के स्टिंग ऑपरेशन में खुलासा कर दिया कि कौन है इसके पीछे का मास्टरमाइंड। उससे पहले आप ये भी जान लीजिए कि हिंसा वाले क्षेत्र के बीजेपी विधायक सुरेश्वर सिंह ने अपनी पार्टी के ही लोगों पर दंगे का जिम्मेदार होने का आरोप लगा दिया है। बीजेपी के ही नेताओं पर मुकदमा दर्ज करा दिया है। दैनिक भास्कर की पड़ताल के मुताबिक सुरेश्वर सिंह वो विधायक हैं जिनके इशारे पर बड़े बड़े अधिकारी काम करते हैं। दैनिक भास्कर के इस खुलासे के बाद हड़कंप तो मचा है, लेकिन किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई होगी क्या? सवाल ये भी है कि दंगों की कमान किसके हाथ में? कौन चाहता था कि दंगे हों, मामला बेकाबू हो, ताकि सियासी रोटियां सेकी जा सके? और हुआ यही। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव समेत विपक्ष के तमाम नेताओं ने यही तो आरोप लगाया है कि रामगोपाल मिश्रा की हत्या के बाद जो कुछ हुआ, जिस ढंग से दंगे हुए, जिस ढंग से दंगाइयों को खुली छूट दी गई, जिस ढंग से घरों दुकानों मकानों को आग लगाया गया, ये सब सुनियोजित था, प्रायोजित था, क्योंकि इसका सियासी फायदा लेना था। और इन सब के पीछे बीजेपी थी, यह विपक्ष के तमाम नेताओं के आरोप है। दैनिक भास्कर के रिपोर्टर शुभम श्रीवास्तव के इस इन्वेस्टिगेशन में उपद्रव करने वाले इन 2 लड़कों ने कबूल किया है। इन 2 पुलिस वाले 2 घंटे के लिए हट गए। इन उपद्रवी लड़कों ने भास्कर से यहां तक कहा कि लोगों ने गद्दारी ना की होती तो महाराजगंज खत्म हो गया होता। बताइए, पूरा महाराजगंज को जला दिया जाता। इन 2 युवकों के नाम सबूरी और प्रेम मिश्रा है, और ये भी 14 अक्टूबर को रामगोपाल मिश्रा की हत्या के बाद हुए दंगे में शामिल थे। इन लड़कों ने भास्कर के हिडन कैमरे पर माना है कि पुलिस वालों ने इन्हें 2 घंटे का वक्त दिया था। 2 घंटे का टाइम दिया गया था। रिपोर्टर ने जब इनसे सवाल पूछा कि क्या आपने भी आगजनी की, तो इन लड़कों ने हाँ में जवाब देते हुए कहा कि गाड़ियां जला दी गई, दुकानें जला दी गई, महंगी गाड़ियां फूंक दी गई, कई बंदे एक साथ आए थे, जरूरी नहीं कि हम ही फूकेंगे, जिसका नंबर आएगा वही फूंक देगा, ये उन लड़कों ने कहा। दूसरे युवक प्रेम मिश्रा ने कहा कि कुछ लोगों ने गद्दारी कर दी, नहीं तो पूरा महाराजगंज खत्म हो गया। अब सोचिए कितनी बड़ी साजिश रही होगी, और गद्दार वो अपनी जमात के ही लोगों को कह रहा है। अपनी जमात के पुलिस वालों ने टाइम दिया था 2 घंटे का,
इतना ही नहीं, दैनिक भास्कर ने यह भी रिपोर्ट किया है कि दंगा करने वाले जानते थे कि जिस हीरो बाइक की एजेंसी में 25 से 30 गाड़ियों को जलाया गया वो अरुण शुक्ला के नाम पर वो एजेंसी थी, लेकिन उसमें पैसा किसी सिराज का लगा था, किसी वो मुसलमान का जानते लगा थे था। कि एजेंसी के बगल में जो लखनऊ सेवा अस्पताल है वो एक मुसलमान का है। दैनिक भास्कर के स्टिंग ऑपरेशन में और भी ज्यादा चौंकाने वाले खुलासे, उसके बारे में हम बताएंगे और उम्मीद है कि ये सारी जानकारी योगी आदित्यनाथ को अब तक मिल भी गई होगी। स्टिंग ऑपरेशन में जो कुछ खुलासे हुए हैं उसके बारे में उन्हें पता चल गया। बिल्कुल, और हो सकता है पहले भी बहुत कुछ उन्हें पता हो। उम्मीद है कि लखनऊ में 5 कालिदास मार्ग पर स्थित मुख्यमंत्री आवास में योगी आदित्यनाथ ने वहां से 125 किलोमीटर दूर बहराइच को आग में झोंकने वाले असली गुनहगारों की फाइल भी देख ली। उम्मीद है कि वो दंगा करने वालों की 7 पुश्तों तक को सबक सिखाने के वादे पर खरे उतरेंगे। उम्मीद ये भी है कि योगी की सद्भावना एक्सप्रेस में बहराइच के दंगाई भी सवार होंगे, क्योंकि अब उन्हीं की पार्टी और उन्हीं की पार्टी के क्षेत्रीय विधायक सुरेश्वर सिंह भी यही बता रहे हैं कि उपद्रवी कौन है, किसने ये दंगा फैलाया। सुरेश्वर सिंह की एफआईआर में लिखा गया है, उनकी तरफ से जो एफआईआर दर्ज कराई गई कि 13 अक्टूबर को रामगोपाल मिश्रा की हत्या के बाद रात 8 से 10 बजे के बीच उपद्रव शुरू हुआ। रामगोपाल मिश्रा के शव को लेकर हंगामा कर रही भीड़ ने तमाम अधिकारियों के सामने हमला किया, फायरिंग की। इस उपद्रव के पीछे विधायक ने भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के नगर अध्यक्ष अर्पित श्रीवास्तव समेत 8 लोगों को जिम्मेदार ठहराया है, जिसमें अनुज सिंह, शुभम मिश्रा, कुशमेंद्र चौधरी, मनीष शुक्ला, सुधांशु राणा जैसे कई नाम हैं और ये सब बीजेपी के हैं। और इन सब के खिलाफ मामला जो दर्ज कराया या इन्हें दंगाइयों की भीड़ का हिस्सा माना वो बीजेपी के विधायक। अपने ही नेताओं पर आरोप लगाने वाले बीजेपी विधायक सुरेश्वर सिंह को लेकर दैनिक भास्कर में दावा है कि विधायक जी का पूरे जिले में होल्ड है। 4 थानों में तो बिना विधायक की मर्जी के कोई धारा 151 के तहत भी अपना मुकदमा दर्ज नहीं करा सकता। डीएमएसपी भी विधायक की बात को टालने के शायद हिम्मत दिखा पाए, फिर भी इस विधायक को अपनी पार्टी के लोगों के खिलाफ कार्रवाई के लिए अगर मोर्चा खोलना पड़ा तो कुछ तो बात है। बीजेपी के लिए मोर्चा खोलना पड़ा। न सिर्फ अपने नेताओं पर आरोप लगाया बल्कि पुलिस प्रशासन पर भी सवाल खड़ा किया। दैनिक भास्कर से बात करते हुए सुरेश्वर सिंह ने कहा, दंगे के लिए महसी पुलिस चौकी ही जिम्मेदार है, जहां सिपाही ही बाद में दारोगा तक बन गए। बकौल विधायक थाना प्रभारी और सीओ की शिकायत की थी, लेकिन उन्हें हटाया नहीं गया। हंगामे के वक्त अगर इंस्पेक्टर या चौकी इंचार्ज दूसरे पक्ष को थाने में बिठा लेते तो बात आगे नहीं बढ़ती। तो अब इसे संयोग ही कहिए कि जिस विधायक की बात डीएमएसपी जैसे अधिकारी न टाल पाए, वहां दारोगा सीओ उनकी बात न सुने। खैर, इसी इलाके के पूर्व विधायक रहे के ओझा ने दैनिक भास्कर को बताया कि जिस इलाके में दुर्गा मूर्ति विसर्जन यात्रा निकाली गई वहां हर साल छतों पर पीएसी की तैनाती होती, लेकिन इस बार ऐसा नहीं। इतना ही नहीं, दैनिक भास्कर के ही हिडन कैमरे पर हरदी थाने के मुंशी ने बताया कि अतिरिक्त फोर्स मांगी गई थी, लेकिन नहीं मिला। बताइए, यानी वहां पर तैनाती मांगी गई थी, पुलिस की डिमांड की गई थी। नतीजा ये हुआ कि विसर्जन में भीड़ 1000 के आसपास थी और पुलिसकर्मी महज 10 से 15। ओफो, बताइए, तो किसकी लापरवाही, प्लानिंग। इतना ही नहीं, इस दंगे के बाद हटा दिए गए क्षेत्र के थाना प्रभारी एसके वर्मा ने भी साजिश का इशारा किया। एसके वर्मा ने दैनिक भास्कर को बताया कि ये प्लानिंग लग रही है, डीजे पर गाने को लेकर विवाद जैसी कोई बात नहीं थी। जबकि तमाम बीजेपी नेता और खुद क्षेत्रीय विधायक सुरेश्वर सिंह दावा कर रहे हैं कि वहां पाकिस्तान मुर्दाबाद वाले गाने चल रहे थे। कुछ नेताओं ने दावा किया कि आएगा तो मोदी ही वाला गाना चल रहा था। यहां तक कि कुछ लोगों ने यह भी कहा कि डीजे पर आपत्तिजनक और गाली गलौज वाले गाने बज रहे थे, मियां की मां बहन वाले गाने। तो मकसद क्या था? कौन वहां उकसाना चाहता था? कौन यहां माहौल को खराब करना चाहता था? कौन वहां उत्तेजक स्थितियां पैदा करना चाहता था? किसको इसका फायदा पहुंच रहा था? पूर्व थाना प्रभारी एसके वर्मा ने बताया कि जुलूस में बवाल से पहले एक शख्स आया था और वो बाद में चला गया, जिसके बाद विवाद तेजी से बढ़ने लगा। अब सवाल यह है, आखिर ये शख्स कौन था? किसके इशारे पर गया था? किस लिए गया था? दैनिक भास्कर को एसके वर्मा ने यह भी बताया कि जिस छत पर रामगोपाल मिश्रा की हत्या हुई वहां से 3 लोगों ने हाथ हिलाया, फिर बात आगे बढ़ती चली गई। लेकिन यहाँ सोचने वाली बात यह है कि हिंसा के वक्त रामगोपाल मिश्रा अब्दुल की छत पर ही क्यों पहुंचा? वहां पहले से लगा हुआ झंडा तोड़कर उसने भगवा झंडा क्यों लगाया? इन सवालों के जवाब एक पुलिस अफसर ने दैनिक भास्कर से बातचीत में दिए। दैनिक भास्कर को पुलिस अफसर ने बताया कि रामगोपाल मिश्रा और अब्दुल हमीद के परिवार के बीच पहले से ही झगड़ा था। दोनों परिवारों के बीच पुराना विवाद था।
अगर ऐसा ये ना हो, मामला है। तो वहां तमाम मुस्लिमों के घर पर झंडे लगे हैं, लेकिन फिर राम गोपाल सिर्फ अब्दुल के घर पर ही झंडा क्यों उखाड़ता? दैनिक भास्कर की रिपोर्ट में जिस पुलिस अफसर से बात की गई है, उस पुलिस अफसर के मुताबिक केस के मुख्य आरोपी अब्दुल का बेटा सरफराज बदमाश है। राम गोपाल को सरफराज ने ही गोली मारी थी। सरफराज को हत्या के आरोप में पकड़ा भी जा चुका है और पुलिसिया अंदाज में एनकाउंटर भी हो गया, हाफ एनकाउंटर, जिस पर बहुत बवाल भी हुआ। उसे सख्त से सख्त सजा मिले, इस पर कोई विवाद नहीं है, लेकिन इस पर भी तो बात होनी चाहिए कि ऐसी नौबत आई क्यों? अगर कहा जा रहा है कि अब्दुल और उसके बेटे के साथ राम गोपाल मिश्रा का पुराना विवाद था, तो ऐसी स्थिति आई क्यों? अगर वहां कोई पहुंचा और किसी ने हाथ हिलाया, भीड़ को उकसाया, तो शक की सुई तो उन लोगों की तरफ जाती है जो चाहते थे दंगा हो, सही बात है। ये सब जानकर भी जो लोग अनजान रहे, क्योंकि जहां ये दंगा फैला वो इलाका संवेदनशील माना जाता है, संवेदनशील इलाका माना जाता है, महाराजगंज। इस बार किसके इशारे पर ढील दी गई और क्यों? वहां पुलिस की तैनाती कब क्यों थी? क्यों किसी मजिस्ट्रेट को वहां ड्यूटी पर नहीं लगाया गया? आखिर क्यों सिर्फ पुलिस कर्मियों के भरोसे सुरक्षा छोड़ दी गई? ये बात तो बहराइच के स्पेशल इंटेलिजेंस यूनिट ने भी मान ली है कि अगर पर्याप्त पुलिस फोर्स होती तो घटना ना होती। देखें तो इंटेलिजेंस फेल्योर का भी मामला है, जिसमें सीधे तौर पर आला अधिकारी शक के घेरे में। हरदी थाना प्रभारी रहे एसके वर्मा और सुरेश कुमार वर्मा ने। तो आप लोगों ने इस रिपोर्ट को शुरू से आखिर तक देखा। वीडियो के अंदर साफ तौर पर बातचीत की गई है कि किस तरह से यहां पर उपद्रवियों को 2 घंटे का टाइम दिया गया था। 2 घंटे के अंदर महाराजगंज को पूरी तरह से जला दो, इस तरह की बात वहां पर वो 2 शख्स कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अगर कुछ लोगों ने, हमारे संघ के लोगों ने गद्दारी नहीं की होती तो हमने महाराजगंज को पूरा जला देना था, पूरी तरह से उसको तबाह बर्बाद कर देना था। आखिर कौन है इसके पीछे का मास्टरमाइंड? जिस तरह से यहाँ पर बीजेपी के कुछ विधायकों के ऊपर, बीजेपी के कुछ लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज की जा रही है, आखिर वो 7 लोग कौन हैं जिनके ऊपर एफआईआर दर्ज की गई है? आखिर गोदी मीडिया इस पर खामोश क्यों बैठा है? गोदी मीडिया मुंह में दही जमा कर क्यों बैठा है? गोदी मीडिया इस पर एक्शन क्यों नहीं ले रहा? गोदी मीडिया उन 7 लोगों के चेहरे जनता को क्यों नहीं दिखा रहा, जिन 7 लोगों के ऊपर इस तरह का एलिगेशन लगाया जा रहा है कि इन लोगों के जरिए से दंगा भड़का? आखिर वो 3 लोग कौन थे जो छत पर जाकर इशारा करते हैं? आखिर वो पहला शख्स कौन था जिसने जाकर पहले बातचीत की और दंगा भड़काने की कोशिश की? ये सब लोग अभी हिडन है। इसकी अगर गहनता से जांच की जाएगी दोस्तों, तो तब जाकर पता चलेगा कि कुछ ना कुछ इसके पीछे बड़ी साजिश है। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल पर पढ़ा कि यहाँ पर मोदी जी भी नहीं बच पाएंगे, क्योंकि मोदी जी के शासन में ही ये सब कुछ हो रहा है। इस पर मोदी जी को एक्शन लेना चाहिए, मोदी जी को इस पर जवाब देना चाहिए कि आखिर इसके पीछे कौन है, किसके जरिए से ये सब कुछ चल रहा है, किसने ये सुनियोजित किया, किसने 2 घंटे का टाइम दिया जनता को? ये सवाल अपने आप में बहुत बड़े हैं। अब आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।